नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलिंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद मिलिंद। और वर्ल्ड ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेफरेंसेस टैब के बारे में। जानने के लिए देखिए मेरा पूरा वीडियो। चलिए सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद मिलिंद और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेफरेंसेस टैब के बारे में। हमारे पिछले वीडियोस में हमने देखा था होम, इंसर्ट, डिजाइन और लेआउट सेक्शन के बारे में। इसमें हम देखेंगे रेफरेंसेस टैब के बारे में। रेफरेंसेस टैब जो है उसका स्पेशल यूज है, वो ऐसे सिचुएशंस में काम में आएगा जब आप कोई या तो थीसिस डिजाइन कर रहे हैं या कोई बुक डिजाइन कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या कोई ऐसा आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें आपको कोई ऑलरेडी जो किया हुआ वर्क है उसका रेफरेंसिंग देना है। और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि जहां से आपने कोई वर्क लिंक किया है या कोई आर्टिकल लिया है या कोई वेब रेफरेंस दिया है वो इसमें मेंशन हो। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, हम रेफरेंसेस टैब के वेरियस फीचर्स को यूज करके वो इसमें ऐड कर पाएंगे। तो जल्दी से देखते हैं। इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। कोशिश यही होगी कि इस वीडियो में हम कवर करें, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये नॉर्मल और कॉमन यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो रिसर्चर्स और एडवांस यूजर्स हैं उनके लिए काम की चीज हो सकती है। इसके लिए मैं इसको हमारी ट्यूटोरियल सीरीज में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सेक्शन है सबसे पहले देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये नॉर्मल यूजर्स के भी काफी काम में आ सकता है। फुटनोट्स ये एडवांस यूजर्स के लिए है। रिसर्चर्स के लिए। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। उसके बाद आता है कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो मेजर जो वर्क होगा वो टेबल ऑफ कंटेंट्स और कैप्शंस का हम नॉर्मली सारे डॉक्यूमेंट्स में भी करते हैं, तो वो यहाँ पे आएगा। रिसर्चर्स के लिए ये जो 3 सेक्शंस हैं वो काम में आ सकते हैं, जो फुटनोट्स है, रिसर्च है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी है वो। और ये इंडेक्सिंग एंड अथॉरिटीज जो और एडवांस काइंड ऑफ यूजर्स उनका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करते हैं उनके काम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझ आया कि बिना टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कैसे जनरेट होगा। ये जनरेट करके देता है आपको ऑटोमेटिक टेबल। पर ये ऑटोमेटिक टेबल किसके बेसिस पे जनरेट करता है? आपके डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स की बेस पे। तो अभी इस डॉक्यूमेंट में कोई कंटेंट नहीं है, मैंने जानबूझ के सारा जो कंटेंट है वो ऑलरेडी निकाल दिया है। निकालने के पीछे रीजन ये है कि मैं आपको सिस्टमेटिकली एक फ्लो में कुछ ऐड करके बताऊं और उसके बाद यहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से भाई होम में जाके। ये क्या, यही रीजन था, मैंने उस दिन आपको बोला था कि आपको ये हेडिंग्स यूज करना चाहिए। तो यहाँ हेडिंग 1 यूज करते हैं, उसको मैं देता हूं यूनिट 1। ओके, उसके बाद हम चलते हैं और उसमें यूनिट 1 के अंदर कुछ पार्ट है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो उसको हम देते हैं हेडिंग 2। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इन तीनों को हम दे रहे हेडिंग 2। ओके, या आपको टैब से सेट कर लेना है। उसके बाद चलते हैं अगेन, हम बनाते हैं नेक्स्ट यूनिट हमारा यूनिट 2। उसमें हम देते हैं 2 ही पार्ट। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 2.1, 2.3, 2.2 दे दें, इसको 1.3 रखें, इसको 1.2 कर दे, इसको 1.1 कर दे। तो यहाँ क्या हुआ कि हमने हेडिंग यूज किया यूनिट 1, उसके अंदर पार्ट्स कुछ हैं और उसके अंदर अगर कुछ और सब हेडिंग्स यूज करना है या पैराग्राफ यूज करना है तो वो कर सकते हैं। अब ये यूज करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का जो इंडेक्स है या जो हम कंटेंट्स का टेबल कहते हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके ऑटोमेटिक टेबल के ये जो
3 बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट दिए हुए हैं वो यूज कर सकते हैं, या तो ये लास्ट वन जो है वो मैनुअल टेबल यूज करके उसमें कुछ चेंजेस अगर आपको करना है, कस्टमाइज करना है तो आप कर सकते हैं। और भी अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो office.com से। अभी यहाँ पे क्या होगा कि वो हेडिंग और सब हेडिंग्स के बेसिस पे एक ऑटोमेटिक टेबल जनरेट हो जाएगा जिसको हम टेबल ऑफ कंटेंट या तो इंडेक्स कहते हैं। वो जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे वो हमें पता लगेगा। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कंटेंट जितना भी है इस डॉक्यूमेंट में वो टेबल जनरेट हो गया और उसके पेज नंबर के साथ यूनिट 1 पार्ट 1 ऑफ 1 1 ऑफ 2 1 ऑफ 3। तो ये जो टेबल था वो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है, जस्ट हमने क्या किया है सिलेक्ट किया। अभी मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दिया और हमारी जो यूनिट 2 है उसको अगर मैं कर दूं अगले सेकंड पेज पे शिफ्ट और एक और यूनिट हम ऐड कर दे अगले पेज पे यूनिट 3। जैसे यूनिट 3 हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट 3 ऐड किया, यूनिट 3.1 3.2 ओके। अभी यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ इतना ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जब हम इंडेक्स बनाते हैं तो होता कुछ ये है कि हम बार बार पेज नंबर देखने के लिए जाते हैं और उसमें हम पेज नंबर की काफी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है अपडेट टेबल पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो क्या होगा कि वो जो नए जो भी ऐड हुए होंगे वो आ जाएंगे। अभी यहाँ क्यों नहीं आए हैं वो हम देख लेते हैं। इनकेस अगर नहीं आते हैं तो आप एक चीज कर सकते हैं कि यहां से कीजिए इसको डिलीट और फिर से इंसर्ट कर दीजिए टेबल को। ये जो काम है वो आपको कब करना है जब आपका डॉक्यूमेंट पूरा बन जाता है उसके बाद। बहुत सारी बार अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यूनिट 1 के जो सारे चैप्टर्स हैं उनके पेज नंबर के साथ, यूनिट 2 के सारे चैप्टर के पेज नंबर के साथ, यूनिट 3 के सारे चैप्टर्स के पेज नंबर के साथ। तो ये कुल मिला के क्या हुआ टेबल ऑफ कंटेंट हमारा इस तरीके से ऑटोमेटिकली बन सकता है। और उसकी थीमिंग वगैरह अगर हमें चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं। तो ये काफी घंटों का काम हमारा बचा सकता है। उसके बाद आती है बात एड टेक्स्ट। एड टेक्स्ट मीन्स अगर आपको लेवल 1 तक ही रखना है, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां पे अब होगा क्या कि आपको चाहिए कुछ ऐसा कि आपकी टेबल जो हो उसमें जो जो आप हेडिंग्स यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से लेवल तक आपको यूज करनी है। मीन्स कितने डेप्थ तक जाना है। जैसे 1 2 तो हमने ले लिया तो यहाँ पे 1 और 2 तो दिख रहा है यहाँ पे। और अगर इसका भी एक और फर्दर लेवल जाना है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं लेवल 3 तक। और फर्दर जाना है तो उसके लिए भी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। तो और दूसरा कि कुछ टेक्स्ट अगर आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसको सिंपली आप निकाल दीजिए या तो इस ऑप्शन का यूज कीजिए। और अपडेट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो यूजुअली आपका टेबल अपडेट कर देगा आपके लेटेस्ट कंटेंट के साथ। तो ये तो हुई बात हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स की। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है फुटनोट्स। अब फुटनोट्स क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं कोई कंटेंट, जैसे हम कोई कंटेंट अभी लाते हैं, जैसे ये हेल्प में से हम कोई कंटेंट लेते हैं यहाँ से। अभी टाइप कर सकूं मैं उस सिचुएशन में नहीं हूं मैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता है हमारा। तो हम एक काम करते हैं कि कोई रैंडम कंटेंट यहाँ से लेंगे और उसके बाद उसको हम ये F1 मैंने प्रेस किया है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि आप होवर कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन पे। और ये दूसरा एक प्रो टिप है कि आप F1 प्रेस कीजिए और उसके बाद आप जो है उस पर क्लिक कीजिए जिसकी भी आपको ज़रूरत है असिस्टेंस की, तो वो आपको बराबर हेल्प वहां से मिलेगी। ओके, उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की कुछ ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये टेक्स्ट में कुछ यहाँ से लेता हूँ,
ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पेस्ट, यहाँ पे ऐसा का ऐसा वो हमने पेस्ट कर दिया वो टेक्स्ट को। ओके, अभी यहाँ पे हम फुटनोट्स और एंड नोट्स ऐड करने का ट्राई करेंगे। 2 बार पेस्ट कर रहा हूं ताकि हम उसका मीनिंग जो है वो अच्छे से समझ सके। अभी ये फुटनोट जो है, जैसे मुझे यहाँ पे लाइन के पास या लेआउट के पास मुझे फुटनोट चाहिए। ओके, इंसर्ट फुटनोट पे आपको क्लिक करना है। क्या हुआ, वहां पे एक नंबर आ गया और वो जो फुटनोट का सेक्शन है वो आपको फुटर में कुछ टाइप करने को कह रहा है। तो आपको बहुत सारी बार जब हम कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो फुटनोट्स की जरूरत होती है कुछ मेंशन करने के लिए कि ये जो वर्ड है वो इसके लिए है स्पेसिफिकली, या तो ये चीज हमने यहाँ से ली है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ETC व्हाटएवर, जो भी आपको आपका कस्टमाइज मैसेज लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आती है बात, जैसे ये टेबल टूल्स लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में टेबल टूल्स लिखा हुआ है। अब मुझे चाहिए इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट कहाँ आएगा, जब आपके सारे पैराग्राफ्स खत्म हो जाएंगे या आपका कंटेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद एंड में आएगा। और फुटनोट कहाँ आएगा, आपके फुटर में उसी पेज के, समझ रहे हैं आप। तो वो जो एंड नोट है उसमें अगर आपको कुछ लिखना है तो वो वहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आपके जो सारे एंड नोट्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन वहां पे रहेगा। तो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट ये फुटनोट और एंड नोट्स आप यूज कर सकते हो। और इनमें ट्रैवर्सिंग करना है तो उसके लिए नेक्स्ट फुटनोट और नेक्स्ट एंड नोट के ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रीवियस पे भी जा सकते हैं आप और नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। दूसरा, शो नोट्स अगर आप करोगे तो वो आपको फुटनोट के एरिया पे ले जाएगा और एंड नोट जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके एरिया पे ले जाएगा। तो ये तो हुई बात फुटनोट्स एंड एंड नोट्स की। उसके बाद चलते हैं रिसर्च टैब पे। रिसर्च एक बहुत बड़ी दुनिया है जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो वो लोग जो रिसर्चर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए भी वर्ड कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इसमें लेटेस्ट फीचर में स्मार्ट लुकअप नाम का एक फंक्शन है जो क्या करता है, ऑनलाइन वर्क करता है। और अगर आपको कुछ ऐसा सर्च करना है जैसे लेआउट रिलेटेड कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, इसके रिलेटेड कंटेंट क्या क्या है ऑनलाइन, तो वो डायरेक्टली आप यहीं से कर सकते हो। कोई दूसरा वर्ड है जैसे यहाँ पे ये है, इसको सिलेक्ट किया, स्मार्ट लुकअप किया, तो क्या होगा, वो टेम्पलेट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, कहाँ से आया है, उसके रिलेटेड क्या क्या अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो सब कुछ यहाँ बता देता है। तो ये रिसर्चर्स के लिए कुछ अच्छा किया है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेटेस्ट फीचर में। उसके बाद देखते हैं रिसर्चर। रिसर्चर जो टैब है वो क्या करता है, मीन्स ये दूसरी फंक्शनलिटी है कि आप क्या सर्च कर सकते हैं। आपको रिसर्च रिगार्डिंग अगर कुछ कंसेप्ट सर्च करने हैं, प्लेसेस सर्च करने हैं, या कुछ ऐसा सर्च करना है कि कोई फंक्शनलिटी कैसे होती है, कोई फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये किसी ने रिसेंट सर्च किया हुआ है और वो हमने फिर से सर्च किया कि फंक्शन ऑफ सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, उसके रिगार्डिंग सर्च किया है। तो जो भी पॉपुलर रिसर्च पेपर होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो उनकी जर्नल्स और उनकी वेबसाइट्स के फिल्टर्ड रिजल्ट जो है वो यहाँ रिसर्चर सेक्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। कुल मिला के ऐसे ऑथराइज्ड प्लेसेस से ये रिजल्ट आते हैं कि यू कैन ट्रस्ट। तो ये हुई बात रिसर्चर्स नाम के फंक्शन की रिसर्च टैब में से। रिसर्च टैब के दोनों फंक्शन हमने देख लिए। तो अब चलते हैं साइटेशन और बिब्लियोग्राफी सेक्शन पे। साइटेशन क्या है कि कोई वर्क या कोई रिसर्च वर्क या कोई ऐसा पार्ट जिसको आप मेंशन करना चाहते हैं कि आपने आपके डॉक्यूमेंट में यूज किया है, या तो आप आपके वर्क में उसको आगे लेके जाने वाले हैं, या तो उसका कहीं ना कहीं रेफरेंसिंग यूज कर रहे हैं, तो आपको वो क्रेडिट या मेंशन करना होता है आपके डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए ये साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी जो मैनेजमेंट है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, इंसर्ट साइटेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई साइटेशन ऑलरेडी होगी तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, नहीं तो वो आपसे बोलेगा कि ऐड न्यू सोर्स या तो ऐड न्यू प्लेस होल्डर।
तो हम कोई सोर्स ऐड करना है। जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो आपका जो सोर्स है वो कैसा है उसके बारे में आपको यहाँ पे एंटर करना है कि कोई जर्नल का आर्टिकल है, आर्टिकल इन पीरियडिकल है, या कॉन्फ्रेंस की कोई प्रोसीडिंग है, या रिपोर्ट है, या वेबसाइट है, या कोई डॉक्यूमेंट है वेबसाइट से लिया हुआ, कोई आर्ट है, कोई परफॉर्मेंस है, कोई फिल्म है, कोई केस है, या कुछ भी ऐसा जो इन सेक्शंस में आ जाए। बुक है तो वो डॉक्यूमेंट की पूरी डिटेल्स आप यहाँ एंटर कीजिए, ऑथर एंटर कीजिए, उसका कोई को ऑथर है तो को ऑथर एंटर कीजिए, नेम, वेब पेज का नाम, उसकी वेबसाइट, ईयर, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, कौन से मंथ में पब्लिश हुआ, कौन से दिन का है, कौन से ईयर में एक्सेस हुआ, मंथ, डे, और URL उसकी अगर कोई है तो। उसके बाद प्लेस होल्डर में आप उसका ऐसा कोई नाम डाल सकते हैं जो आपको नियर फ्यूचर में उसको आइडेंटिफाई करने के काम में आ जाए। तो ये हुई बात कि कैसे आप सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पे जो सोर्सेज ऑलरेडी आपने ऐड कर दिए उनको मैनेज कैसे करना है। अब ये क्या होता है, आपका यूनिवर्सल डेटाबेस बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे मेरा ये यूनिवर्सल डेटाबेस है, इसको मैं करंट डॉक्यूमेंट में ऐड करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और क्या हुआ कि वो जो साइटेशन है वो करंट डॉक्यूमेंट में आ गई यहाँ पे, बराबर। ये गुजराती लैंग्वेज का विकिपीडिया का पेज है, और अगर मुझे ये वो ऐड करना है कहीं पे भी पूरे डॉक्यूमेंट में, जब भी मैं मेरा रिसर्च वर्क के रिगार्डिंग कुछ वर्क करूं और मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट साइटेशन में जाके वो क्लिक कर दूंगा। तो क्या हुआ कि वो सेंटेंस जो भी मैंने वहाँ लिखा, जो भी फंक्शन, वो सेंटेंस या जो भी फंक्शन मैंने वहाँ लिखा, वो मुझे यहाँ मेंशन करना है, तो वो डायरेक्टली मेंशन हो गया कि मैं यहाँ से ये चीज़ लाया हूँ, और उसका रेफरेंसिंग यहाँ पे है, और वो यहाँ पे मेंशन हो गया। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे से आप वो बिब्लियोग्राफी की जो जनरेट करेंगे उसके स्टाइल्स भी चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम बिब्लियोग्राफी जो है वो जनरेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो क्या होगा, ये बिब्लियोग्राफी जनरेट हो गया। क्या हुआ, क्योंकि मैंने ये जो सोर्स है उसके रिगार्डिंग कुछ लिया, यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ, आगे पीछे मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है या कहीं पे भी मेरे पैराग्राफ में अगर कुछ लिखना है तो वो मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ, वो वर्क मैंने यहाँ से लिया है, इसके लिए वो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स आ गई क्योंकि मैंने एंटर की हुई थी ऑलरेडी। अब मुझे क्या करना है कि इसका जो स्टाइल है वो मुझे बदल देना है, जैसे APA कर देना है। तो क्या होगा, वो APA स्टाइल के अंदर जो मेरी बिब्लियोग्राफी थी वो बिब्लियोग्राफी APA स्टाइल में हो गई। सेम आप ये बिब्लियोग्राफी जो है रेफरेंसेस के लिए यूज कर सकते हो। वर्क साइटेड का टेबल अगर बनाना है तो आप बना सकते हो। जैसे रेफरेंसेस जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ टेबल आ गया, ओनली रेफरेंसेस आपके ऐड हो गए। तो कुल मिला के ये फीचर जो है वो रिसर्चर्स जो रिसर्च पेपर लिखते हैं और काफी परेशान रहते हैं कि कैसे रिसर्च के हमें सोर्सेज या तो आपके साइटेशंस मेंटेन करने हैं, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अलग अलग जर्नल जो है वो अलग अलग टाइप के स्टाइल्स मांगती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से चेंज हो सकता है स्टाइल ऑटोमेटिकली। तो ये तो हो गई बात साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी की। उसके बाद हुआ कैप्शंस। कैप्शंस जो है वो बड़ी अच्छी चीज है। कैप्शंस में क्या होता है कि आपको कोई इमेज है, जैसे हम एक इमेज इंसर्ट करते हैं और उसके बाद ऐड करेंगे उसमें कैप्शन। यहाँ पे कोई पिक्चर में लेता हूं और उसको ऐड करता हूं। ये पिक्चर हमने लिया, कोई पिक्चर, ये ड्रीम कैचर है और ये इमेज मैंने यहाँ इंसर्ट कर लिया। छोटा किया इसको थोड़ा, ओके। इसको मैं कर देता हूँ टाइट एंड पोजीशन इसको कर देते हैं हम सेंटर, ओके। तो इसको मैं फ्लेक्सिबली मूव कर सकूँ।
अब चलते हैं फिर से रेफरेंसेस टैब में। यहां जाके मुझे सिलेक्ट करना है और कैप्शन इंसर्ट करना है। क्या हुआ, वो फिगर 1 डायरेक्टली आ गया। ये सारी चीजें जब आप एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट फॉर्म करते हैं तब आपको काम की होती है। तो यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ इसका डिटेल, ड्रीम कैचर। ओके, आपको लेबल अगर चेंज करना है तो भी आप कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन हो गया, फिगर हो गया, टेबल हो गया, ये सब पे अप्लाई हो सकता है। ये इमेज पे मैं आपको एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके किया, नए काइंड का लेबल चाहिए, FIG लिखना है सिर्फ या और कुछ लिखना है तो वो आप कर सकते हो। ओके किया, क्या हुआ, यहाँ पे वो आ गया। अब इसका स्टाइलिंग अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया कैसे आप किसी फिगर को कैप्शन दे सकते हैं, या कोई भी आपने डॉक्यूमेंट में कोई भी ऐसा आइटम यूज किया है जो जिसको आपको कैप्शनिंग देनी है, वो आप कैप्शनिंग कैसे दे सकते हैं। अब यहाँ पे कैप्शन देने के बाद आप टेबल ऑफ फिगर्स भी जनरेट कर सकते हो। जैसे ओके किया तो क्या होगा, ड्रीम कैचर जो है वो पहले पेज पे है, फिगर 1, तो वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ये जितने भी आपके फिगर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ये तो हुई बात आपकी कैसे आप कैप्शंस का जो इंडेक्स है वो जनरेट कर सकते हैं, टेबल का अलग कर सकते हैं, फिगर का अलग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के आप जनरेट कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी बुकमार्क को हमें रेफर करना है तो हम कैसे रेफर कर सकते हैं, वो हमने सीखा था हमारी पुरानी या पिछली वीडियो में, तो अब वो वहाँ से भी देख सकते हैं। अब आती है बात ये मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन जो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज की, उसकी। तो ये क्या है, ये फर्दर एडवांस काइंड ऑफ वर्क है। जैसे कि ये कोई टेक्स्ट है या ये कोई टेक्स्ट यहाँ पे है, वो किस टाइप का है, उसकी एंट्री को मेंशन करने के लिए या सब एंट्री उसकी चाहिए कुछ, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और फिर उसको किसी बुकमार्क से लिंक करना है तो कर सकते हो। उसके बाद साइटेशन में अगर उसको यूज करना है कि वो किस काइंड ऑफ साइटेशन है, कोई केस है, कोई रूल है, या कोई रेगुलेशन है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। वहाँ सिलेक्ट करो और उसको मार्क कर दो, तो क्या होगा, वो मार्क हो जाएगा। और आपका ये जो एक मार्क था, हमने पहली बार में देखा था कि पैराग्राफ के साथ वो अगर मार्क आप यूज करते हो तो वो मार्क यहाँ पे आ जाता है। तो ये सिंबल कब आता है, जब स्पेशल कोई फॉर्मेटिंग हो जो हिडन होती है। ठीक है, अगर इसको आपने हटा दिया तो फिर से ही हट जाएगा, पर इसके बैकएंड में क्या है, वो फॉर्मेटिंग है और कहीं ना कहीं वो रूल या तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं लिंक किया हुआ है, या तो किसी केस की डिटेल या ऐसा कुछ लिंक किया हुआ है। तो ऐसे टाइम पे मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन यूज होते हैं, और फिर इनके बेसिस पे भी आप इनकी इंडेक्स या तो इनकी जो टेबल है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा रेफरेंसेस सेक्शन के बारे में एक ओवरव्यू। इसको आप यूज कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे तो मेरा पेज लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस टैब के बारे में जान सकें या इस फीचर के बारे में जान सके। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।